Friends, welcome to Science Park. Our today's topic is mass, weight, thrust, and pressure from the chapter Gravitation of class 9. Okay, the previous parts we have done or we have covered in the previous videos, and we have covered vertical motion, that means free fall, and their numerical, universal law of gravitation importance, and some numericals basis on the force G m1 m2 divided by d square, right? We have done some numericals on the basis of that formula also, and on the basis of the equation of motion which are under the influence of free fall, right? Okay. In the previous video, we have done all these things. Now we have to do mass. What do you mean by mass? Let me. Yes. What do you mean by mass, weight, thrust, pressure? ये सारी टर्म्स मैं आज आपको इस वाली वीडियो में बता देती हूँ. ठीक है. मास क्या होता है? सबसे पहले मास जानना जरूरी होता है. मुझे ये बात बताओ, एक आपसे क्वेश्चन पूछ देती हूँ. मास और वेट जो दो चीजें हैं, एक तो है मास और दूसरा है वेट. ये बताओ, क्या ये दोनों चीजें सेम है या फिर दोनों चीजें डिफरेंट है? दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं. या तो आप कहोगे या तो सेम है. सेम है तो रीजन बताओ क्यों सेम है. ठीक है. और इफ इट इज डिफरेंट देन कमेंट मी कि डिफरेंट क्यों है. ठीक है. देखो, सोचो थोड़ा सा कि मास और वेट, आप जो वेट कर रहे हो, किसी की बॉडी का वेट 60 kg है, 50 kg है, वाई दिस दैट इज वेट. ठीक है. और हमारी बॉडी में कितना कंटेंट, मैटर कितना प्रेजेंट है, दैट इज मास. समझ में आ रही है बात? ये क्या, हमारा जो ग्रेविटी हमें खींच रही है. तो मैं आपको दोनों मीनिंग बताती हूँ. इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया. इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट का कितना इनर्शिया है, वो उसका मास को मेजर करता है. दैट विल मेजर बाय द इनर्शिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. ठीक है. और यू कैन से द अमाउंट ऑफ कंटेंट. ठीक है. द अमाउंट ऑफ कंटेंट, और यू कैन से मैटर present in an object, present in an object is called its mass. ठीक है. हम उसे उसका मास कह देंगे कि मेरी बॉडी में कितना कंटेंट प्रेजेंट है, वो मेरी बॉडी का मास हो जाएगा. मेरी बॉडी का मैटर कितना है, ठीक है, वो मेरी बॉडी का मास हो जाएगा. मगर मैं वेट की बात करती हूँ, तो वेट क्या हो जाएगा? इट इज द ग्रेविटेशनल पुल. इट इज द ग्रेविटेशनल पुल that is exerted by the earth on any object. That is exerted by the earth on any object. ठीक है. अब जो आप अपना वेट मेजर करते हो, 30 kg, 50 kg, 35 kg, ठीक है, 60 kg, वो जो मेजर कर रहे हो आप वेट, अपने घरों पे अपनी बॉडी का वेट मेजर कर रहे हो, दैट मीन्स आप वेट मेजर कर रहे हो. ग्रेविटेशनल पुल, आपको अर्थ उतने फोर्स के साथ खींच रही होगी. इट इज अ ग्रेविटेशनल पुल दैट इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट. ठीक है. हर एक ऑब्जेक्ट का, आप मेरे को भी अर्थ किसी फोर्स से खींच रही होगी, दैट इज माई वेट. ठीक है. आपको किसी और फोर्स से खींच रही होगी, दैट इज योर वेट. ठीक है. मास क्या होता है? आपके अंदर कितना कंटेंट प्रेजेंट है, मेरे अंदर कितना कंटेंट प्रेजेंट है, हमारा कंटेंट, अंदर का मैटर. ठीक है. तो हम उसे कहेंगे मास. यस, क्लियर है? अच्छा, ये मास जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने पे चेंज नहीं होता. ठीक है. इट विल रिमेन सेम. इट विल रिमेन सेम प्लेस टू प्लेस. एक जगह से दूसरी जगह जाने पे ये सेम रहता है. क्यों? क्योंकि कंटेंट तो मेरी बॉडी में उतना ही रहेगा ना. मैं चाहे यहाँ से चांद पे जाके खड़ी हो जाऊं, चाहे मैं अर्थ पे खड़ी हूँ, चाहे मैं कहीं और खड़ी हूँ, किसी और प्लेनेट पे खड़ी हूँ. ठीक है. मेरा अंदर का मैटर जो है मेरे अंदर तो फिक्स्ड है, राइट. इसके बाद वेट आ गया. वेट क्या होता है? ये चेंज होता है, क्योंकि आपको पता है ये क्या होता है. वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स. ठीक है. वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स दैट इज एक्सर्टेड ऑन दिस मास बाय द ग्रेविटी. फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना. वैसे जनरल आप अगर फोर्स का फॉर्मूला सोचते हो, देन फोर्स का फॉर्मूला आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू ए.
आ रहा होगा? तो इस केस में क्योंकि ये जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, दैट विल बिकम जी, एम जी। यस, ठीक है। तो अब आपको पता है वेट जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने पे चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि जी की वैल्यू अर्थ के लिए होती है भाई 9.8, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही कहीं और अगर जा रहे हैं किसी और प्लेनेट के लिए जी की वैल्यू कुछ और होगी, मून के लिए देयर विल बी डिफरेंट वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, तो इट विल चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक प्लेस से दूसरी जगह जाने पे चेंज हो जाती है, एज एज द वैल्यू ऑफ जी, एज द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, क्योंकि जी की वैल्यू चेंज होती है वन प्लेस टू अदर, दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ वेट विल बी चेंज, हमारा वेट चेंज हो जाएगा, हमारा मून पे कुछ और वेट हो जाएगा, मेरा यहाँ पर अर्थ पे कुछ और होगा, किसी और प्लेनेट पे जाऊंगी तो कुछ और हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबकी जी की वैल्यू पे डिपेंड करता है। और जी की वैल्यू, यस, जी की वैल्यू क्या, जी की वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन द प्लैनेट और ऑन द प्लेस वेयर इट विल बी प्रेजेंट। ठीक है, मास एंड वेट क्लियर है? ठीक है, और बता दो मास क्या होता है, मास की यूनिट, मास को आप किस में मेजर करते हो, यूनिट क्या होगी इसकी भाई, यहीं पे लिख देती हूँ, यूनिट विल बी किलोग्राम, और क्योंकि वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन। ठीक है, एन मतलब न्यूटन, और किलोग्राम की तो फुल फॉर्म लिखने की नीड नहीं होनी चाहिए मुझे। ठीक है, यस, क्लियर है? ठीक है, तो ये आप इसके लिए ना देखो, एक मैं डिफरेंस और लिखवा देती हूँ और फिर उसके बाद में आपको लिखवाती हूँ, हाउ विल यू कैलकुलेट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। ठीक है, देखो इतना हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद मैं आपको कंपैरिजन करा रही हूँ, मास एंड वेट, ये दोनों चीज को अगर हम कंपैरेटिव वे में पढ़ें तो व्हाट विल बी मास एंड वेट। ठीक है, यू कैन डू इट, देखो बहुत इजी है, एज सच कोई मुश्किल बात नहीं बता रही मैं आपको। देखो फटाफट, वेट, पहले मास देखो, मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट टेंड्स टू मेंटेन इट्स करंट स्टेट रेस्ट ऑफ मोशन। इसको छोड़ सकते हो आप, डेफिनेशन में वो याद कर लो जो मैंने आपको लिखवाई है, देखो ये वाली ठीक है इसकी डेफिनेशन, the force that is generated by the earth's gravity on an object or mass is referred to as its weight। ठीक है, कि अर्थ ग्रेविटी की वजह से किसी भी बॉडी पे जो फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटी जो उसको नीचे खींच रही है जिस फोर्स से, दैट विल बी इट्स वेट। ठीक है, मास, मास की वैल्यू क्या, मेरे अंदर का कंटेंट, अगर कोई इंसान हूं मैं या कोई भी पर्सन है या कोई और ऑब्जेक्ट है, सपोज आई हैव माई फोन, ठीक है, तो इसका भी देयर इज सम कंटेंट राइट, तो मास कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, बट वेट कैन बी जीरो, फोर्स उस पर लगने वाला जीरो हो सकता है। ठीक है, अगर ऑलरेडी ऑलरेडी ये स्टेशनरी पोजीशन पे ऐसे रखा हुआ है तो मैंने इसको छोड़ नहीं रखा, तो ग्रेविटी अभी इसके ऊपर क्या फोर्स लगा रही, कुछ नहीं। ठीक है, तो वेट कैन बी जीरो। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये तो स्केलर वेक्टर क्वांटिटी तो अभी तक आपको क्लियर हो जानी चाहिए, स्केलर मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन एंड वेक्टर मतलब डायरेक्शन डिपेंडेंट। इसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, इसकी क्या होती है हमारी, न्यूटन। वेट इज, अच्छा ठीक है, इसमें देखो यहाँ पर वो नहीं बताया है, वेट को हम कैसे मेजर करते हैं, बाय स्प्रिंग बैलेंस, ऑर्डिनरी बैलेंस इज यूज टू मेजर मास, देखो ये इसका ऑपोजिट पॉइंट लिख दिया, इधर आएगा, ये इधर आएगा। ठीक है, और एक और लास्ट पॉइंट जो मैं आपको लिखवा देती हूँ, इट विल change place to place, place to place, and it does not change place to place। ठीक है, प्लेस टू प्लेस जाने में ये चेंज नहीं होगा। यस, क्लियर है? मास एंड वेट यहाँ पर फिनिश हो गया। अब इसके बाद देखो, मैं इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल है मेरे पास एक दो, मैं आपको वो करा देती हूँ। पहले आप एक कॉन्सेप्ट और लिख लो, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। ठीक है, अब मैं आपको वो वाला एक कॉन्सेप्ट और समझा देती हूँ पहले, फिर न्यूमेरिकल करते हैं एक दो। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून, हम मून की बात कर, ठीक है।
देखो इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। कैसे? जैसे आपने फोर्स स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, जनरल फॉर्मूला, F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर पढ़ा था, राइट? अगर मैं अब यहाँ पर दो चीज लगा रही हूं, ये वेट ही फोर्स है हमारा, ठीक है, यही हमारा वेट है, ठीक है। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, वेट का मीन्स यानी कि फोर्स पूछ रहे हैं मून और ऑब्जेक्ट के बीच में, तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे W ऑफ मून इक्वल्स टू G एज इट इज। एक ऑब्जेक्ट मेरा क्या है भाई, एक तो ऑब्जेक्ट है, तो एक तो ऑब्जेक्ट का मास हो गया, दूसरा मास किसको होएगा, मेरा मास ऑफ मून, ठीक है, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है, डिस्टेंस, क्योंकि अब देखो मून, ये मून है, मून बड़ा होगा एज कंपेयर टू अ ऑब्जेक्ट, तो ये इसका यहाँ से यहाँ तक रेडियस ही माना जाएगा, इनके बीच का डिस्टेंस, क्लियर है? ठीक है, तो ये रख दिया आपने। दूसरा क्या रखोगे यही साइड में, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, अर्थ पे अगर निकालना है आपको तो क्या रखोगे, वेट ऑन अर्थ इज इक्वल्स टू G मास ऑफ ऑब्जेक्ट मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, राइट? लेट इट बी इक्वेशन 1, लेट इट बी इक्वेशन 1 एंड दिस बी इक्वेशन 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे, ऑन डिवाइडिंग, ऑन डिवाइडिंग, इसको ठीक कर दो पहले, मैं हैव रिटन रॉन्ग, ऑन डिवाइडिंग 1 एंड 2 को जब हम डिवाइड करते हैं, व्हाट वी विल गेट, आप बताओ, WM डिवाइडेड बाय WE अर्थ इज इक्वल्स टू G MO MM डिवाइडेड बाय RM स्क्वायर डिवाइडेड बाय G MO ME डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर, राइट? G से G कैंसिल, मास ऑफ ऑब्जेक्ट से मास ऑफ ऑब्जेक्ट कैंसिल, देन व्हाट वी विल गेट, WM अपॉन WE यानी कि वेट ऑन मून, वेट ऑन अर्थ इज इक्वल्स टू मास ऑन मून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देन हियर वी विल डिवाइड, हियर मास ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक है। अब इन सब की वैल्यूज है ना आपको गिवन होती है, आपको पता है ये चीज इधर जाती है मल्टीप्लाई में, ये चीज उधर चली जाती है ना, तो वेट ऑन मून डिवाइडेड बाय वेट ऑन अर्थ इज इक्वल्स टू M इंटू में RE स्क्वायर डिवाइडेड बाय M इंटू में ME इंटू RM स्क्वायर, ठीक है। अब इन सब की वैल्यूज है ना आपको गिवन होती है, देखो मास ऑफ मून फिक्स्ड होगा, रेडियस ऑफ अर्थ फिक्स होगा, ठीक है, मास ऑफ अर्थ भी फिक्स्ड होगा, मास ऑफ अर्थ भी फिक्स होगा, रेडियस ऑफ मून भी फिक्स होगा, ठीक है, सारी चीजें फिक्स होती हैं ये वैल्यूज। इन सब की वैल्यूज है ना आपको आपकी बुक में भी गिवन है, बाकी मैं यहाँ लिखवा देती हूँ। मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ यू विल राइट 6 इंटू 10⁻⁴ kgs, ठीक है, एंड हियर मास ऑफ मून यू विल राइट एज 7.36 इंटू 10⁻22 kg, ठीक है। Then radius of earth and radius of moon. I will tell you. Radius of earth you have to put 6.4 into 10⁻⁶ किलोमीटर, नहीं किलोमीटर नहीं, मीटर्स में गिवन है, ये चेंज कर दिया ऑलरेडी, मीटर्स, एंड देन इसका क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ 1.74 into 10⁻⁶ मीटर्स, ठीक है। बाय पुटिंग ऑल दीज 4 वैल्यूज हियर, ठीक है, जब भी आप इनको यहाँ पर पुट करके और आप इसे सॉल्व करोगे, WM/WE विल कम्स आउट टू बी 1/6, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको WE को उधर ले जाऊं तो वेट ऑन मून क्या होएगा मेरा, 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ, अर्थ पे जितना मेरा मास होएगा मून पे मेरा क्या होगा, उसका 1/6, ठीक है, क्लियर है?
तो इसका मतलब क्या हो गया? डेफिनेशन यू कैन राइट वेट ऑन मून, वेट ऑन मून, हमारा मून पे कितना होगा? वेट ऑन मून विल बी 1/6 दैट ऑफ अर्थ। अर्थ पे जितना होगा उसके कंपैरिजन में हमारा 1/6 होगा। ओके, ठीक है। इफ, चलो अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन में करा देते हैं आपको, एक क्वेश्चन, ठीक है, आप खुद ही बताओगे उसका आंसर। इफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 60 kg, अगर मैं अर्थ पे मान लो मेरा वेट 60 kg है, तो मैं मून पे कितनी होंगी? तो मैं अर्थ की वैल्यू पे, अर्थ की पे 60 रख दूंगी, 60 डिवाइडेड बाय 6, यू विल गेट 10 kg, है ना? देन व्हाट विल बी द, व्हाट विल बी द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन मून, ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन मून, ठीक है? तो व्हाट विल बी द आंसर? You know, weight on earth is given to you 60 kg. What will be asked? Weight on moon. You know, weight on moon will be equals to 1/6 of weight on earth. ठीक है? तो weight on moon will be 1/6 of that of 60. You will get 10. 10 into में 1. तो W on moon will be 10 kg की, अगर मेरी यहाँ पर वेट, अगर मैं 60 किलो की हूँ, तो मैं मून पे कितने किलो की हो जाऊंगी? 10 kg इसकी। क्लियर है? 10 न्यूटन, न्यूटन होता है वैसे ये, ठीक है? न्यूटन, वेट को हम न्यूटन में मेजर करते हैं ना, वेट विल बी मेजर्ड इन न्यूटन, ठीक है? एंड द फाइनल आंसर विल आल्सो कम्स इन न्यूटन। क्लियर है? ठीक है, ये आपने सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर निकल जाएगा। अब एक और क्वेश्चन देती हूँ। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट इज द वेट ऑन द अर्थ? मास दिया हुआ है और अब आपसे वेट पूछा, ठीक है? क्वेश्चन क्या है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kgs, केजीज में तो देखो मास ही दिया होता है, ठीक है? व्हाट विल बी द, व्हाट विल बी द वेट ऑन अर्थ? अब इसका वेट क्या होगा अर्थ पे? वेट ऑन अर्थ, वेट का आपको फॉर्मूला पड़ा है? वेट का फॉर्मूला पड़ा है, वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, है ना? फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू में जी, और क्योंकि आपको गिवन में ही दे रखा है, गिवन में क्या दिया हुआ है आपको? एम इज इक्वल टू 10 kgs, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे पुट करते हो वेट इज इक्वल टू मास हमारा कितना है? 10, और अर्थ पे जी की वैल्यू कितनी होती है भाई? 9.8, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन अर्थ, ठीक है? ये अर्थ की वैल्यू गिवन है, तो आपने इसको सीधा सीधा यहाँ पुट करा, यू विल गेट द वैल्यू 98 न्यूटन। यस, इज दैट क्लियर? वेट की वैल्यू आ गई, ठीक है? इसी पे सिमिलर बेस्ड क्वेश्चन एक 9.5 आपको बुक में एग्जाम्पल दिया है, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, ठीक है? तो यहाँ पर आपका मास एंड वेट से रिलेटेड जितना था, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब मैं नया टॉपिक आपको स्टार्ट करा देती हूँ, थ्रस्ट, ठीक है? वी विल राइट द नेक्स्ट न्यू टॉपिक, दैट विल बी थ्रस्ट। थ्रस्ट एंड प्रेशर। ठीक है, थ्रस्ट एंड प्रेशर। अब देखो एज सच कोई इतनी डिफिकल्ट टास्क नहीं है कि इतना समझना मुश्किल है ये। थ्रस्ट देखो पहले, थ्रस्ट क्या होता है? अगर मान लो मेरे पास अगर ये फोन है और मैं इस पे एक तरीके से ऐसे इस तरीके से फोर्स लगा रही हूँ, ठीक है? जो मैं इसके सरफेस पे ये जो फोर्स लगा रही हूँ, और कैसा परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है, दैट विल बी एक्टिंग ऑन इट्स सरफेस इज नोन एज थ्रस्ट। वो क्या होगा हमारा? थ्रस्ट, ठीक है? इट इज द फोर्स एक्टिंग
acting perpendicular to the surface of an object, surface of an ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर लगने वाले फोर्स को ही हम थ्रस्ट कह देते हैं। जैसे इफ इट इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, देन आई विल टेल यू इसके ऊपर लगने वाला परपेंडिकुलर फोर्स कौन सा हो जाएगा भाई, ये वाला। मान लो ये इसको इस तरीके से बाहर आ रही है ये लाइन, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का फोर्स लग रहा है इस पे, ठीक है, तो दिस फोर्स इज नोन एज थ्रस्ट, दिस फोर्स, ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, हम थ्रस्ट, जो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसके सरफेस के ऑपोजिट डायरेक्शन में और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, उसी को हम थ्रस्ट कह देंगे, ठीक है। फिर प्रेशर क्या होता है भाई, प्रेशर भी एक नई टर्म है, इसको भी जानना जरूरी है। प्रेशर होता है हमारा, ये थ्रस्ट जो है कितने एरिया पे लग रहा है, अब जैसे ये थ्रस्ट लग रहा है इस वाले एरिया पे लग रहा है, गॉट इट, ये वाले एरिया पे लग रहा है, ठीक है, तो जिस एरिया पे भी लग रहा होगा परपेंडिकुलर, ठीक है, द थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया, कि एक यूनिट एरिया पे कितना थ्रस्ट लग रहा है, उसी को हम प्रेशर कह देंगे, ठीक है। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो अगर हम इसको डिफाइन कर देते हैं, प्रेशर को हम P से डिनोट करते हैं, थ्रस्ट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, वी हैव टू डिनोटेड बाय F, एरिया इज डिनोटेड बाय A, क्लियर है। और यहाँ पर फोर्स थ्रस्ट क्या है, फोर्स ही तो है, और फोर्स को हम अभी तक एम ए से निकाल रहे हैं, और जहां जहां ग्रेविटी आ जाए तो आप फोर्स इज इक्वल टू एम जी करके निकालोगे, समझ गए। तो यही हमारा थ्रस्ट है, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, थ्रस्ट की यूनिट, थ्रस्ट एक फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट न्यूटन, ठीक है, क्योंकि फोर्स की यूनिट ही न्यूटन होती है, और थ्रस्ट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, ठीक है। अब मुझे इसका फॉर्मूला हमने लिख दिया है फोर्स, इसको और खोल के लिखें तो एम ए बाय एरिया, ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ए एक्सेलरेशन या ए एरिया है, ठीक है। अब इसकी यूनिट बताओ, प्रेशर की यूनिट, यूनिट ऑफ पी, मैंने क्या कहा था, फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ऊपर क्या है, न्यू फोर्स, फोर्स को उसमें मेजर करते हैं न्यूटन, एरिया किस में करते हैं, मीटर स्क्वायर, तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स, क्लियर है, दिस विल बी द यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। अब इस पे बेस्ड मैं आपको एक न्यूमेरिकल करा देती हूँ, ये इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी, ठीक है, एसआई यूनिट, अब मैं आपको न्यूमेरिकल दे रही हूँ, ठीक है, क्लियर है, दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए, किसकी की यूनिट क्या है, थ्रस्ट की यूनिट क्या है, न्यूटन, एंड प्रेशर की यूनिट हमने क्या पढ़ी है, प्रेशर की यूनिट हमने पढ़ी न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वाई, बिकॉज एरिया इज अंडर द फोर्स, और यू कैन से थ्रस्ट, ठीक है। नाउ आई एम गिविंग यू द क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन नाउ। A block of wood is kept on the tabletop, ठीक है, a block of wood is kept on tabletop, the mass of wooden block is 5 kg, the mass of wooden block is 5 kg, ठीक है, एक टेबल टॉप पे एक वुडन ब्लॉक रखा है, और उस वुडन ब्लॉक का मास कितना है, 5 kg, ठीक है, और उसकी डायमेंशंस एंड इट्स डायमेंशंस, उसकी डायमेंशंस दे रखे, उस वुडन ब्लॉक कैसा है, क्यूबॉइडल शेप का, तो उसकी डायमेंशंस दे रखे ताकि आप एरिया निकाल सको, डायमेंशंस आर 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, फाइंड द प्रेशर
exerted by the wooden block, find the pressure exerted by the wooden block if it is made to lie on the tabletop, if it is made to lie on the tabletop, on the tabletop with its side, with its side, पहले कौन सी साइड के थ्रू रखा उसने टेबल टॉप पे 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, और दूसरे वाले में रखना है आपने 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आपको दोनों केसेस में बताना है, प्रेशर बताना है। देखो बहुत इजी है, कोई ऐसा सच मुश्किल चीज नहीं है। सबसे पहले तो ये मीटर सेंटीमीटर से मीटर में लेकर जाओगे, चलो वो ठीक है ले जाएंगे, मगर ये क्या कह रहा है, ये वुडन ब्लॉक इस तरीके का है। ठीक है, अब मान लो ये इसकी साइड दे रखी है 20, ये दे रखी है 10 और ये दे रखी है 40। तो एक बार 40 और 20 वाली साइड्स, एक मिनट, इसको 20 करो और इसको 10 कर दो। देखो ये 40, इसको करो 20, इसको करो 10। ठीक है, ये रख दी। तो एक बार तो 20 और 40 वाली साइड हमने नीचे टिकाई हुई थी, वुडन ब्लॉक को रखा हुआ था टेबल टॉप पे, ये वाली साइड। तो ये वाला एरिया लगेगा इस केस में, तो एरिया यहाँ पर ये लगेगा एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही तो लगेगा। ये नीचे वाला एरिया क्या है, रेक्टेंगल जैसा ही तो है नीचे वाला, सिर्फ वही एरिया जो टच है उस टेबल टॉप से, जिससे प्रेशर लग रहा है। ठीक है, तो ये एरिया हो जाएगा। बट एरिया हम अगर निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके 40 डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में ले जाना है। ऐसे ही 20 डिवाइडेड बाय इसको भी 100 करना पड़ेगा, ताकि ये भी मीटर में चला जाए। ठीक है, तो आपने इसको मोटा मोटा जितना कट कर सकते हो, एक दो जीरो से भाई, दो जीरो कैंसिल, खत्म। तो ये कितना आया भाई, 8 बाय 100 मीटर स्क्वायर। मैंने अभी यही छोड़ा है, 8 बाय 100 मीटर स्क्वायर, ये मेरा एरिया आ गया। ऐसे ही इस वाले केस के लिए अगर मैं इसको पलट दूं, ऐसे थोड़ा सा इसको हल्का सा रोटेट कर दूं, अगर मैं, अगर इफ आई एम रोटेटिंग इट, विल इट पॉसिबल टू रोटेट, नो। अभी के लिए देखो इसको अब कैसे रखना है, हम इस तरीके से रख रहे हैं अब इसको, कि अब इसकी साइड्स चेंज कर देते हैं। अब इसकी ये 20 और 10 वाली साइड से रख दिया है, और 40 वाली साइड अभी इधर रख दी। तो अब 10 और 20 वाली साइड कॉन्टेक्ट में, तो ये वाला एरिया लग जाएगा। तो इस केस में हाउ विल यू फाइंड आउट एरिया, एरिया विल बी फाइंड आउट यूजिंग दीज टू टर्म्स, एल इंटू बी, यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 10 डिवाइडेड बाय 100। यू नो, दो जीरो से दो जीरो कट गई, तो यू नो हियर द एरिया विल कम्स आउट टू बी 2/100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बट मुझे दोनों केसेस में क्या निकालना था, प्रेशर निकालना है। प्रेशर के लिए हमें पता होना चाहिए फोर्स एंड एरिया। ठीक है, तो प्रेशर के लिए फॉर्मूला लगाओ, प्रेशर इज इक्वल्स टू, पहले इधर और लिख लो, और क्या गिवन था भाई, मास भी गिवन था 5 kgs। ठीक है, इधर भी मास कितना दे रखा है आपको, 5 kgs। ठीक है, तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, यही फॉर्मूला लगेगा। इधर भी प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। ठीक है, अब मुझे ये बताओ यहाँ पर फोर्स की वैल्यू क्या लगेगी, खुद बताओ। फोर्स की वैल्यू मैंने यहाँ बताया था, या तो आपको दे रखा होगा भाई मास भी दिया है, या तो फोर्स की वैल्यू दो हो सकती है, या तो मास इंटू एक्सेलरेशन या फिर मास इंटू ग्रेविटी। अगर ए नहीं दे रखा तो ऑब्वियसली ये वाले फॉर्मूले से निकलेगा। तो हेयर वी विल अप्लाई, यहाँ पर फोर्स की जगह में क्या लिखूंगी, फोर्स, इसको हटाती हूँ, यू विल राइट एम इंटू में जी डिवाइडेड बाय एरिया, इधर भी रखोगे एम इंटू में जी डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया ही तो बदला, बाकी कुछ भी नहीं चेंज हो रहा। ठीक है, मास कितना है भाई, 5 kg का वुडन ब्लॉक है, जी की वैल्यू 9.8 है, एरिया की वैल्यू इस केस में कितनी है, 2/100, तो 2 इधर रहेगा, 100 ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही इस केस में क्या हो जाएगा,
मास वही है 5 केजी, जी की वैल्यू 9.8 जब तक आपको कोई अलग से मेंशन नहीं करे, और एरिया की वैल्यू इस केस में क्या थी 8/100, 8/100 मीटर स्क्वायर। तो 8 यहाँ हो जाएगा, 100 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इफ यू विल कैलकुलेट दिस, ठीक है, इसको कर लिया, ये 50 पे चला गया, फिर 2 4 जा, ये भी 50 पे चला गया, फिर 2 2 जा, ये 25 पे चला गया। ठीक है, ये 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 9 जा 4.9 पे। ठीक है, तो इधर से क्या बचा, ये 5 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 50। ठीक है, और इधर क्या बचा भाई, 5 इंटू 4.9 मल्टीप्लाई 25, और नीचे कुछ भी नहीं बचा। अब जब मैं इनको कैलकुलेट कर देती हूँ, तो आई विल टेल द आंसर। देखो, जब आप पहले केस में कैलकुलेट करोगे, तो आपका आंसर आएगा 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड वाले केस में इफ यू विल कैलकुलेट, यू विल गेट द आंसर 612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब मुझे बता दो कौन से केस में ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है। इस वाले केस में जब एरिया कम है ना, इस वाले का एरिया कम है या ये एरिया कम था, ये वाला एरिया कम था, इसलिए जितना एरिया कम होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर लगता है। तो यहाँ से ये इनवर्स रिलेशन भी प्रूफ हो जाएगा। मैंने जो आपको फॉर्मूला लिखवाया है, क्या लिखवाया है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, एरिया जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना कम होगा। क्लियर है, और फोर्स के बढ़ने से प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर ये और लिख लो। ये क्वेश्चन हो गया, इस पे बेस्ड और न्यूमेरिकल्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, आपने वो करने हैं। अब लिखो आप फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर। प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जिन पे उसका फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, पहला क्या है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, दैट मीन्स एज द फोर्स और थ्रस्ट increases, the pressure will also increases, the pressure will also increases। yes, clear है, और जैसे ही एंड वाइस वर्सा लिख देती हूँ कि अगर एक चीज डिक्रीज होगी तो दूसरी चीज भी डिक्रीज होगी। ठीक है, सेकंड क्या था, प्रेशर इज इनवर्सली रिलेटेड टू एरिया, एज द एरिया इंक्रीजेस, इसका मतलब क्या हुआ, एरिया अगर बढ़ा, एज द एरिया इंक्रीजेस देन द pressure will decreases, and as the area decreases, अगर एरिया कम हो जाएगा, then the pressure will be increase, will increase। क्लियर है, ये इंक्रीज डिक्रीज का साइन है, मतलब ये मैं यूज करती हूँ, यू हैव टू राइट कंप्लीट इंक्रीज एंड डिक्रीज स्पेलिंग। ठीक है, क्लियर है, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर। अब आपको प्रेशर इन फ्लूइड्स, ठीक है, फ्लूइड्स क्या होते हैं पहले तो ये बता दो, फ्लूइड्स क्या होते हैं, जो फ्लो करते हैं, ऐसी ऐसे थिंग्स जो फ्लो करते हैं, उसमें गैसेस भी आ गई, गैसेस भी फ्लो करती हैं, बहती हैं, हवाएं बह रही हैं, और पानी भी जो है वो फ्लो करता है। तो बोथ गैसेस एंड एज वेल एज लिक्विड्स आर कंसिडर्ड एज फ्लूइड्स जो फ्लो करते हैं। ठीक है, तो उनके उनके अंदर कैसे प्रेशर होता है, कैसे हम मेजर करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, ठीक है, वहां पर कौन सी चीज आ जाती है। अगर फ्लूइड के अंदर, जैसे मान लो एक बकेट है मेरे पास और उसके अंदर एक चीज है यार, आपने या फिर कुछ भी आपने वो डाला, वुडन ब्लॉक डाला, तो वो एकदम से ऊपर आ जाता है ना। तो वो बायोन्सी वाला कॉन्सेप्ट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, दैट ऑल वी विल डन इन द नेक्स्ट, वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड फॉर नाउ दिस इज इनफ। ठीक है, आज की वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं, एंड आई होप यू गाइज विल एंजॉय द लेक्चर, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट मी। ठीक है, फॉर मोर सच वीडियोज एंड फॉर नोट्स यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज ऑन टेलीग्राम चैनल, एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच गाइज।